नमस्कार, जय हिंद। आज एफएलटी नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एफएलटी 6 अपलोड किए चुकी हैं, तो जाकर के उन्हें भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हिंद या हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हिंद यूनानी शासक मिनांडर की बात की गई है। तो मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में किस वर्ष हुआ था? देखिए, जो भावरा ग्राम है पहले झाबुआ जिले में हुआ करता था। जब अलीराजपुर बना तो ये अलीराजपुर जिले में चला गया है। तो आपको बताना है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में किस वर्ष हुआ था। तो वर्ष का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1906 में शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाले बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध रचना है? काफी फेमस रचना है जलियांवाले बाग में बसंत, और वीरों का कैसा हो बसंत भी उन्हीं की फेमस रचना है। तो आप बताइए किसकी ये प्रसिद्ध रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती प्रसाद मिश्र या फिर शरद जोशी? ऑप्शन बी सही है। जलियांवाले बाग में बसंत या फिर वीरों का कैसा हो बसंत, ये जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र कुमार माथुर फेलोशिप या फिर छात्रवृत्ति किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? साहित्य, संगीत, कविता या फिर पत्रकारिता? ऑप्शन नंबर डी सही है। राजेंद्र कुमार माथुर जो फेलोशिप है यह दी जाती है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और राजेंद्र कुमार माथुर का जो जन्म था वह हुआ था 7 अगस्त सन 1935 को मध्य प्रदेश के धार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जो पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय है इंदौर, जबलपुर, महेश्वर या फिर भोपाल, इनमें से कहाँ है? तो भोपाल में ही पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत युग्म को, असुमेलित युग्म को पहचानना है। एक तरफ दिया हुआ है बधाई, दूसरी तरफ बुंदेलखंड, सुआ, बघेलखंड, काठी, निमाड़ या फिर मटकी जो है बघेलखंड। बताइए इनमें से कौन सा जो नृत्य है वह किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जैसे कि बधाई जो है यह बुंदेलखंड में किया जाने वाला नृत्य है। सुआ जो है यह नृत्य किया जाता है बघेलखंड में, काठी निमाड़ में किया जाता है, जबकि मटकी जो है बघेलखंड में ना किया जाकर मालवा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल स्थित प्रसिद्ध मोती मस्जिद, किस मस्जिद की बात की गई है यहाँ पे? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम या फिर दोस्त मोहम्मद खान? बताइए किसके द्वारा भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था? देखिए, जो मोती मस्जिद का निर्माण है यह निर्माण कराया गया था कुदसिया बेगम की जो पुत्री थी सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम किसकी पुत्री थी? कुदसिया बेगम की। और सिकंदर जहां बेगम ने 1860 में ही मोती मस्जिद का निर्माण कराया था भोपाल में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। निम्नलिखित में से क्या ग्वालियर के किले में स्थित नहीं है? हिंडोला दरवाजा, मानसिंह महल, हवा महल या फिर सास बहू का मंदिर? बताइए ग्वालियर दुर्ग का जो निर्माण है उसमें किस किले में क्या स्थित नहीं है? हिंडोला दरवाजा, मानसिंह महल, हवा महल या फिर सास बहू मंदिर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हवा महल नहीं है, क्योंकि जो हवा महल है यह चंदेरी के किले में स्थित है, जबकि हिंडोला दरवाजा, अच्छा एक और है कि हिंडोला महल जो है मध्य प्रदेश के मांडू में है, लेकिन यहाँ महल की बात नहीं की गई, यहाँ बात की गई है हिंडोला दरवाजा की। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा कि हवा महल ग्वालियर में नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए, यानी कि विषम हमें पहचानना है कि इनमें से कौन एक अलग है। विरहा गायन, विदेशिया गायन, हीड़ गायन या फिर बस देवा गायन? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है हीड़ गायन, यह हीड़ गायन जो है यह मालवा क्षेत्र से संबंधित है, जबकि बिरहा गायन
विदेशिया गायन और बसदेवा गायन बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है यह विषम है इन तीनों से। 10वां प्रश्न है कि किस जनजाति के लोग जंगली जड़ी बूटियों की पहचान रखते हैं तथा उनका संग्रहण करते हैं। देखिए इनमें से जो 4 जनजाति दी हुई है इनमें से एक जनजाति क्या करती है, जड़ी बूटियों का संग्रहण करती है और उन्हें बाजार में आकर बेचती है। बेगा, भारिया, सहरिया या फिर गोंड कौन करती है? ऑप्शन सी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति मध्य भारत क्षेत्र में निवास रहती है, जो ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना इस क्षेत्र में है। और ये लोग क्या काम करते हैं, जंगल में जाकर जड़ी बूटियों का संग्रहण करके अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए बाजारों में आकर बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो की गई थी 1989 में जबलपुर में की गई थी। ठीक है, जबकि भोपाल में यहाँ पर वन से संबंधित एक संस्थान है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य युग्म का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सभी को पता होना चाहिए, 3,08,252 है, तो यह तो सही है। मध्य प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% है। ठीक है, यह भी सही है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 870 किलोमीटर है, यह भी सही है। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक कुल चौड़ाई 506 किलोमीटर, यही ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि 506 ना होकर के 605 किलोमीटर चौड़ाई है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा किस प्रकार की है? तो बताइए किस प्रकार की है, लाल पीली, काली या फिर केवल पीली या फिर मिश्रित मृदा? तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर मिश्रित मृदा पाई जाती है और यह मिश्रित मृदा जो है यह मोटे अनाजों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में मिश्रित मृदा ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेवा, वैया, दिदी नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेनगंगा, ऑप्शन सी माही या फिर काली सिंध। इनमें से कौन सी एक नदी है जिसे बेवा, वैया या फिर दिदी नाम से जाना जाता है? तो बेवा, वैया, दिदी नाम से किसे जानते हैं हम? बेनगंगा को जानते हैं। अच्छा, बेनगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बेनगंगा का जो उद्गम स्थल है वह सिवनी जिले के प्रतापपुर नामक स्थान से बेनगंगा नदी निकली हुई है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो यह जो 2019 में वन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी इसके अनुसार 25.11% भौगोलिक क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश के क्या है? वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ एवं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में क्या समानता है? दोनों उद्यानों को राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बनाया गया, दोनों उद्यानों को टाइगर प्रोजेक्ट 1993 में बनाया गया, दोनों उद्यानों का क्षेत्रफल समान है। देखिए समान क्षेत्रफल तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी और डी तो गलत ही हो जाएंगे। तो दोनों उद्यानों को टाइगर प्रोजेक्ट 1993 में बनाया गया, ये सही है। दोनों उद्यानों को राष्ट्रीय उद्यान 1968 में नहीं बनाया गया, क्योंकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1968 में और पेंच को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि दोनों उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में 1993 में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजनाएं निर्मित है? सभी को पता होना चाहिए, नो डाउट। ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर ही सबसे अधिक परियोजनाएं निर्मित की गई हैं, जिसमें 29 जो है बड़ी परियोजनाएं हैं, 135 मध्यम है और 3000 जो है लघु सिंचाई परियोजनाएं क्या हैं? प्रस्तावित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो महेश्वर से महत्वपूर्ण नदी जो बहती है, ऑप्शन ए नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत राज्य का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह चचाई जलप्रपात है, और यह किस अंचल में या फिर किस क्षेत्र में है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है रीवा पन्ना के पठार, यहाँ पर बीहड़ नदी है उस पर चचाई जलप्रपात है, जिसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई 130 मीटर। तो कहाँ हो जाएगा चचाई जलप्रपात? रीवा पन्ना के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? देखिए मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, यह हमें बताना है। तो मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में जो सोन नदी है
ऑप्शन बी, इसी पर ही घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। और जो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 23 सितंबर सन 1981 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है, यानी कि हमें बताना है कि रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियों का मिलन होता है या फिर संगम होता है, भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या फिर धौली गंगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। अलकनंदा के साथ जहां मंदाकिनी मिलती है तो उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं, या फिर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिल जाती है तो ये कहलाती है पंचप्रयाग में है, और संगम है यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। ठीक, नेक्स्ट है कि इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इसका उत्तर सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1936 में की गई थी, जिसे हम क्या है यहाँ पर बाघ परियोजना भी सबसे पहले यहाँ से 1973 में शुरू की गई थी। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा एक कथन जो है वह सही सुमेलित नहीं है कि बांध या परियोजना किस नदी पर है। 3 सुमेलित है, 1 असुमेलित है। तो नांगल बांध सतलज नदी पर है, सही है ये भी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी पर नहीं है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो नागार्जुन सागर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ है ये नागार्जुन सागर, किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक सूची और सूची 2 है। हमें जनजाति और उनके निवास स्थान के बारे में सही सुमेलन करना है। संथाल कहाँ रहती है, ये झारखंड में है। भील ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। और टोडा जो है ये तमिलनाडु में, और जारावस अंडमान निकोबार में रहने वाली जनजाति है। तो ऑप्शन जो है बी यह सही है। नेक्स्ट है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट का जो विकास हुआ है ये कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, गोवा से कोच्चि, गोवा से द्वीप, दमन से गोवा या फिर गोवा से मुंबई। तो कोंकण जो तट है ये दमन से गोवा तक के बीच का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं हम कोंकण तट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने के प्रावधान नहीं है, यानी कि किसके विरुद्ध हम अभियोग नहीं चला सकते, उसको उसके पद से अलग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है कि राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध हम संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 155 के अनुसार, आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपाल करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। और राज्यपाल जो है 5 वर्ष तक या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के अभियोग चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम के काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो इनका काल है उनके साथ व्यवस्थित करना है कि इनमें से कौन पहले गठित की गई, कौन उसके बाद और कौन सबसे आखिरी में। तो ये जो इनमें से दे रखा है, राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. समिति या फिर अशोक मेहता समिति, इन सब में सबसे पहले बी.आर. समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ये बनाई गई थी 1956 में। इसके बाद 1977 में आई अशोक मेहता समिति। इसके बाद जे.वी.के. राव समिति जो आई है ये आई 1985 में, और सबसे आखिरी में गठित की गई एल.एम. सिंघवी कमेटी जिसका गठन किया 1986 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। पहले क्या होता था, इन संशोधन के पहले
जो उच्च न्यायालय हैं इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, वर्तमान में 62 वर्ष है। तो इनमें से एक संविधान संशोधन के द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। तो कौन है वो संविधान संशोधन? 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष उम्र की गई थी रिटायरमेंट की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, यानी कि नगर पालिका का यदि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए यह बताइए। तो नगर पालिका के जो चुनाव की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, वह है 21 वर्ष, और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। तो यहाँ जो नगर पालिका के लिए आपको 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि राज्यों के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जो मध्य प्रदेश में इस वर्ष राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया था। देखिए, यानी कि अभी तक मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तो कौन से वर्ष में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया था बताइए। 1977, 1982, 1980 या फिर 1992। 1977, 1980 और 1992 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जबकि 1982 में ऑप्शन बी किसी प्रकार का राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? कौन सी अनुसूची? भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, जिनमें से अनुसूची नंबर 6 4 राज्यों कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में समिति गठित करने की क्या देती है, इजाजत देती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय, 5वीं, 6ठी या फिर 7वीं? ऑप्शन बी सही होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? भारत में आर्थिक नियोजन जो प्रारंभ हुए थे, ये प्रारंभ हुए थे पहली पंचवर्षीय योजना से। तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल सन 1951। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, देखिए उल्टा हो रहा है यहाँ पर, कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रिवर्स रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है वर्ष 2020 में 26 मार्च को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? देखिए, भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, तो महाराष्ट्र में यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, और ये सहायता यूएसए की सहायता से 1969 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के कुछ केंद्र दे रखे हैं और इसमें से हमें क्या करना है, युग्म सुमेलित कौन कौन से हैं वो हमें चुनाव करना है। इसरो से संबंधित ये संस्थान है जिनकी अवस्थिति पूछी गई है कि कौन सा कहाँ पर अवस्थित है, और सही सुमेलन करना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में है, सही है। UR राव उपग्रह केंद्र कहाँ है? बंगलुरु में है, सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून में नहीं है। भारतीय सुदूर संवेदन हैदराबाद, ये भी गलत है, तो ए ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम में, और UR राव उपग्रह केंद्र कहाँ है? बंगलुरु में है। तो सुदूर संवेदन जो केंद्र है ये कहाँ पर है बताइए। तो सुदूर संवेदन केंद्र संस्थान IIRS भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अंतरिक्ष विभाग है, और ये जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? देखिए, इसकी स्थापना की गई है NRSC की हैदराबाद में, और IIRS की स्थापना की गई है देहरादून में। यहाँ पे उल्टा दे रखा है। ठीक। नेक्स्ट है कि टसर रेशम प्राप्त किया जाता है, यानी कि टसर रेशम बम्बई बॉम्बिक्स मोराई, एंथेरिया असामा या फिर एंथीरिया माइलेटा या फिर एटेक्स रेचिनी, किससे टसर रेशम प्राप्त किया जाता है?
किस कीट से, है ना, कीटों के नाम है ये, तो ऑप्शन सी सही है, एंथेरिया माइलिटा से टसर रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची सुमेलन करना है कि किस प्रकार के बैक्टीरिया या फिर फंगस या प्रोटोजोआ वायरस से कौन सा रोग होता है। बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है यह तपेदिक है, यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद फंगस किससे होता है, फंगस से होने वाला रोग होता है दाद, और प्रोटोजोआ से जो रोग होता है वो होता है कालाजार, और वायरस से जो होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का रंग होता है, किस प्रकार का, ये तो लाल रंग ही होता है, और किसके कारण इसका लाल रंग होता है यह हमें पहचानना है। तो सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण लाल रुधिर कणिकाओं का जो रंग है कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्वेट INS खुकरी P49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में कितने साल की सेवा के बाद मुक्त कर दिया गया है, उसका रिटायरमेंट हो गया है, कितने साल की सेवा उसने दी है यह हमें बताना है। तो 24 दिसंबर 2021 को INS खुकरी ने अपनी 32 साल की सेवा पूरी की है और उसे रिटायरमेंट दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। किस प्रकार के अभियान की घोषणा की गई है अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार ने, मतलब घोषणा की है कि हम ये अप्रैल 2022 से इस अभियान को लॉन्च करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान, जी नहीं। नव भारत साक्षरता अभियान, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, या इनमें से कोई नहीं। यदि अगर ऑप्शन आपने ठीक तरीके से देखे हैं तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। नव भारत साक्षरता अभियान यह अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है। देखिए किस योजना एमपी संबंधित है, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना मध्य प्रदेश में है, और इसके लिए हाल ही में जो बजट दिया गया है उस बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो वह राशि जो है आवंटित की गई है 44, ऑप्शन सी 44,605 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के हॉकी के किस प्रशिक्षक को विश्वामित्र खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के हॉकी के प्लेयर हैं और जिन्हें विश्वामित्र खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, कौन है वो। तो हबीब हसन है जिन्हें हॉकी के प्रशिक्षण देने के लिए विश्वामित्र खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और मध्य प्रदेश सरकार का यह सम्मान होता है विश्वामित्र खेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य थे। हमारी अभी हॉकी टीम ने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2021 में संपन्न हुए थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में या फिर किस स्थान पर हुआ है यह हमें बताना है। तो जो विवेक सागर का जन्म है यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील में 25 फरवरी सन 2000 को हुआ है। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का नाम क्या है। देखिए विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण का जो नाम है यह नाम है ऑप्शन सी कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव, ना वॉर ना ब्लास्ट। सबसे बड़ा है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव। ठीक। नेक्स्ट है बैंकिंग लेन देन में ICS का क्या अर्थ है। तो बैंकिंग लेन देन में जो ICS है इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। द्विआधारी जो बाइनरी मेथड है इसका प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। 0 और 1 को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। जैसे कि माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक, स्कैनर, प्रकाशीय पेन, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन डी स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, माउस, प्रकाशीय पेन और जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में EDP क्या है।
डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ईडीपी क्या है या फिर ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईडीपी का जो पूर्ण रूप है वह है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है या फिर जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है? स्यादवाद, न्यायवाद, अनेकांतवाद या फिर थेरवाद, कौन है इनमें से? ऑप्शन बी जो है यह संबंध नहीं रखता है जैन धर्म से। स्यादवाद, अनेकांतवाद या फिर थेरवाद ये जो है सारे के सारे जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्षों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, यानी कि मौर्य समाज का जो विभाजन है ये 7 वर्गों में था, तो कहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है या फिर इसका उल्लेख किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में या फिर मेगास्थनीज की इंडिका में? ऑप्शन डी सही है, मेगास्थनीज की इंडिका में ही 7 वर्गों का जिक्र किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? भारत पर जो प्रथम हूण आक्रमण किया गया था यह कब किया गया था, यह हमें बताना है। तो प्रथम हूण आक्रमण जो किया गया था यह किया गया था 458 ईस्वी में, और हूण आक्रमणों को जो विफल कर दिया गया था ये गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सुदर्शन सरोवर या फिर सुदर्शन झील का उल्लेख करने वाले लेख छोड़े हैं या फिर लेख लिखाए हैं? अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ये दोनों ही सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो का संबंध कौन कौन से क्षेत्रों से रहा है? क्या वे कवि, संगीतज्ञ या फिर इतिहासकार रहे हैं? तो अमीर खुसरो जो है एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नीचे प्रश्न क्रमांक 56 में लिखा गया है, एक सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, हमें सूची 1 और 2 से सुमेलन करना है। ऐतमा उद्दोलों का मकबरा जो है यह कहाँ है या फिर इसका निर्माण किस प्रकार की प्रकृति के द्वारा कराया गया है, यानी कौन सी शैली में इसका निर्माण हुआ है? ऐतमा उद्दौला का जो मकबरा है यह सफ़ेद संगमरमर के जो मकबरा है उसका मकबरा है, और इसका प्रारंभ जो हुआ था वह सफ़ेद संगमरमर की पहली इमारत है। ये हुमायूं का जो मकबरा है यह मकबरा है ताजमहल का अग्रवर्ती या फिर मोती मस्जिद या फिर ताजमहल की प्रकृति। तो ये है हुमायूं का मकबरा ताजमहल की अग्रवर्ती। अकबर का मकबरा बौद्ध बिहार का प्रभाव, एक ऑप्शन, और औरंगजेब की जो पत्नी का मकबरा है यह ताजमहल की प्रतिकृति है, और लाल किले में औरंगजेब की जो मस्जिद है वह है मोती मस्जिद की प्रतिकृति, यानी कि उसकी कॉपी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लीजिए आप एक बार, ऐतमाउद्दौला का जो मकबरा है सफ़ेद संगमरमर का प्रारंभ हुआ था यहाँ से, हुमायूं का मकबरा ताजमहल का अग्रवर्ती है, और अकबर का मकबरा बौद्ध बिहार का प्रभाव देखने को मिलता है। औरंगजेब की पत्नी का मकबरा ताजमहल की कॉपी है, और लाल किले में औरंगजेब की जो मस्जिद है वह मोती मस्जिद की कॉपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संख्या थी, यानी कि संख्या नहीं संस्था है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी इनमें से? तो राजा राममोहन राय के द्वारा ऑप्शन बी आत्मीय सभा 1815 में स्थापित की गई थी, और यही इनके द्वारा स्थापित की गई प्रथम सभा थी। इसके बाद ब्रह्म समाज की जो स्थापना की उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो 2 उपाधि दी थी जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, कौन सी ऐसी उपाधियां थी? एक उपाधि का हमें यहाँ पे चुनाव करना है जो कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दी थी। तो केसर ए हिंद की जो उपाधि है यह उन्होंने कब प्राप्त की थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का क्या किया था, उन्होंने समर्थन किया था, और उसी के समय केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी जिसे असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री या फिर कोई नहीं? ऑप्शन बी सही है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको स्नेह से स्नेह से या फिर मतलब इसको प्यार से, किसको प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महात्मा गांधी? तो इसमें से ऑप्शन बी सही है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर परिवर्तन यानी कि जो मौसमी परिवर्तन की बात की गई है उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा या फिर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या फिर सूर्य का घूर्णन? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है एक तो ये, और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री है, ये दोनों ही किसके लिए जिम्मेदार है? मौसमी परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। और पृथ्वी का जो घूर्णन है यह जिम्मेदार है दिन और रात के लिए, ना कि मौसम परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन नेपच्यून ग्रह का एक उपग्रह है जिसकी खोज किसने की थी? 1846 में जॉन गाले के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है हिमानी द्वारा, परिहिमानी द्वारा, नदी द्वारा या फिर सागरीय तरंगों द्वारा? तो हिमानी जो वी आकृति की घाटी है इस घाटी का निर्माण किया जाता है नदी के ऊर्ध्वाधर काट द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नदी के द्वारा ही इस प्रकार से जो घाटी है उसका निर्माण किया जाता है, जबकि यू आकार की जो घाटी है उसका निर्माण हिमानी द्वारा किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? देखिए ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर सभी को पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, अग्नि चट्टान का या फिर कृत्रिम पत्थर का? तो ग्रेनाइट एक जो एग्जाम्पल है यह है आग्नेय चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चिनूक एक हवा है, ये स्थानीय पवने हैं और कहाँ चलती है हमें बताना है, या फिर उनमें से एक सुमेलित नहीं है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली हवा है, बिल्कुल ठीक है। सिराको सिसली लिपारी में चलती है, ठीक है। ब्लिजर्ड चिली में नहीं चलती, ये सुमेल। और नार्वेस्टर्स जो है यह भारत में चलती है, जबकि ब्लिजर्ड चिली में ना चलते हुए ये एक ध्रुवीय पवन है जो कि साइबेरियन क्षेत्र में यानी कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के या फिर कनाडा वाले क्षेत्र में चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही होगा, यह सुमेलित नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों का उनके घटते प्रतिशत के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, इसके बाद कौन सी गैस? तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग 78.8%, इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, और आर्गन का जो प्रतिशत है 0.93% है, जबकि नियॉन काफी कम मात्रा में पाई जाती है लगभग 0.0018%। तो 1 2 3 4 यही सही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन या फिर उष्ण कटिबंधीय वन? देखिए भूमध्य रेखा एक उष्ण कटिबंध है और यहाँ पाए जाने वाले जो वन होंगे वो कौन से होंगे? ऑप्शन डी यानी कि उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार, यानी कि 2011 में अभी तक जनगणना हुई है, 2021 में जनगणना स्थगित की जा चुकी है, तो नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या है वह है 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से वह है? एक तो है बैरन, यह सभी को पता है कि बैरन एक ज्वालामुखी द्वीप है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है नारकोंडम, और दोनों ही जो ज्वालामुखी द्वीप है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया है वह लागू किया गया है 23 अप्रैल सन 1973 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक कम है, यानी कि सर्वाधिक प्रतिकूल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर या फिर दतिया? ऑप्शन नंबर ए, भिंड में सबसे कम लिंगानुपात है और यहाँ का लिंगानुपात है 837 प्रति महिला प्रति 1000 पुरुष। ठीक। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है? कृषि हेतु, कौशल विकास हेतु, डेयरी विकास या फिर भूमि विकास हेतु? ऑप्शन उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कौशल योजना जो है वह कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब किया गया था? यह किया गया था 1 अप्रैल सन 1951 से ही। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रहे हैं? कौन रहे सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल? वह राज्यपाल रहे हैं हरि विनायक पाटस्कर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था या फिर इसका शुभारंभ कब हुआ था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं वह रह चुकी हैं वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? सीएजी के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। देखिए अनुच्छेद 48 में सीएजी का प्रावधान है तो उसको कर्तव्य सौंपे गए हैं अनुच्छेद 149 में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं और एक तरफ जो है राज्य हैं, उनसे कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 371 का या फिर ए, इसका संबंध नागालैंड से है, बिल्कुल है। अनुच्छेद 371 बी या फिर खा, इसका संबंध असम से है, बिल्कुल है। अनुच्छेद 371 सी या फिर गा, इसका संबंध मेघालय से ना होकर के मणिपुर से है, जबकि अनुच्छेद घा या 371 घा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है यह सही है कि 371 जो सी है यह मेघालय संबंधित ना होकर के मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक सभी को पता होना चाहिए, एम विश्वेश्वरैया इसके लेखक रहे हैं। नेक्स्ट है कि संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि ठोस, द्रव या गैस, किन में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संभव है? ऑप्शन सी, गैस एवं द्रव में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है या होता है। ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। सबसे अधिक जैव विविधता इनमें से कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है भारत में 4 हैं, जिनमें से एक है पश्चिमी घाट। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण संबंधित नहीं है। यह जो संबंध है इसका जलवायु परिवर्तन से संबंध है क्योटो प्रोटोकॉल का, और यह हुआ था 2005 में। ठीक, कहाँ पर हुआ था? एक क्योटो जापान में है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषकों का कम करने संबंधित है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पता ही है आपको कि ओजोन से संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लक्ष्य कार्य कब प्रारंभ किया गया था? लक्ष्य कार्य जो प्रारंभ किया गया था यह 2017 में प्रारंभ किया गया था और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि RRCAT की स्थापना कब की गई थी? तो राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? यह इंदौर में है। तो इसकी स्थापना बताइए कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 10 फरवरी सन 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रसंस्करण में पदार्थ के भौतिक रूप में परिवर्तन नहीं होता है? किस प्रकार के प्रसंस्करण में
पदार्थ के भौतिक रूप में परिवर्तन नहीं होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रथम संस्करण है उसमें जो भौतिक स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रथम संस्करण कैटेगरी में सफाई, छटाई, पैकिंग, बिनाई इस प्रकार की चीजें सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट है कि महालक्ष्मी एवं जयलक्ष्मी किस फसल की किस्म है? गेहूं, सोयाबीन, सरसों या फिर कपास? तो महालक्ष्मी तथा जयलक्ष्मी जो है ये कपास की उन्नत किस्में हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण, गंधर्व, एकलव्य और अर्जुन। ऑप्शन सी सही है। एकलव्य पुरस्कार का संबंध मध्य प्रदेश से है और यह जूनियर प्लेयर्स को दिया जाता है कि जिनकी जो उम्र है वह कैसी हो, कम हो। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो यह शुरुआत की गई थी 1994 में। नेक्स्ट है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का जो संबंध है यह संबंध वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलीट या फिर हॉकी किस से संबंधित है? तो ग्वालियर में स्थित है कैप्टन रूप सिंह और इसका संबंध है वह है क्रिकेट से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनके नाम यानी कैप्टन रूप सिंह के नाम पर इसको रखा गया है जो स्वयं किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? वर्ष 2028 के एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस या फिर लॉस एंजलिस? तो वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AOL.com क्या है? एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, वेब पेज है या फिर एक तरीके का प्रोटोकॉल है? क्या है ये? तो AOL.com जो है एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। और जैसे गूगल है, याहू है, इसी प्रकार के सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक, यूट्यूब, हाइक और टिकटॉक इनकी स्थापना वर्ष दे रखे हैं और हमें जो है वह असत्य युग्म का चुनाव करना है। तो फेसबुक की स्थापना 2004, यूट्यूब की स्थापना 2005, टिकटॉक की स्थापना 2017 जबकि हाइक की स्थापना ये 2012 में की गई थी। 14 में नहीं, 2012 में। 12 दिसंबर 2012 को केविन मित्तल के द्वारा शुरू किया गया था हाइक। नेक्स्ट है कि कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स का कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स का अपोजिट कौन सा है? देखिए ई कॉमर्स में बहुत सारे कॉमर्स है जिसमें C2B का अपोजिट जो हो जाएगा B2C होगा। ऑप्शन डी सही है 93 में। इसका अर्थ हो जाएगा बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि प्रादेशिक जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, वित्त मंत्री या फिर राज्यपाल? तो ऑप्शन डी राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए किसकी बात की जा रही है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर आइजर गार्डन, सर रॉस बार्कर, सर डेविल प्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन है वो? ऑप्शन बी सही है। सर रॉस बार्कर जो है यही यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं और इनका कार्यकाल जो था वह 1926 से 1932 के मध्य रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग यानी कि स्वतंत्र भारत जब था, यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे HK कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत MPPSC का गठन किया गया है? अनुच्छेद 315 के तहत ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CAG का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु? तो बताइए CAG का कार्यकाल कितना होता है? CAG का जो कार्यकाल है वो 148 अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है
जो 6 वर्ष और 165 वर्ष 6 वर्ष और 65 वर्ष, यानी कि या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण हो जाए या फिर उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाए, यह सीएजी का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है यह किया गया था 12 अक्टूबर सन 1993 को, और इसके पहले आपको अध्यक्ष का नाम बताना है। तो अध्यक्ष कौन थे? वो थे रंगनाथ मिश्रा या रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य जो महिला आयोग का गठन किया गया था वह किया गया था 23 मार्च सन 1998 को, राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन हुआ था यह गठन किया गया था 5 मार्च सन 2007 को, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही होगा।